इंटू 10 की पावर -19 या फिर n बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी इतने इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी के पास है गेन, या तो इतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करो या इतने इलेक्ट्रॉन उसने लूज करो, तब जाके उसके पास कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम का चार्ज। कितना चार्ज आएगा, एक। तो हमें याद होना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज में अगर किसी बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो उसने गेन करोगे या लूज करोगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। चार्ज के बारे में सारी चीजें क्लियर है, चार्ज के बारे में क्लियर है सारी चीजें। एक चीज और याद रखना कि सबसे पहले चार्ज की बात किस साइंटिस्ट ने करी, कोई आइडिया? सबसे पहले चार्ज की बात किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था चार्ज? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? इससे पहले लोगों ने सिर्फ अज्यूम करा था। क्या करा था? अज्यूम करा था। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो एक ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी। कौन सी? ईंट पग नाच। हाँ या ना? ईंट पग नाच। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? थॉमसन ने। प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक। याद रखोगे, तीनों का नाम पूरे याद होना चाहिए। जे थॉमसन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। क्या नाम था इनका? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। और चैडविक का जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स चैडविक। क्लियर है? चलो, तो ये ट्रिक हमें याद होना चाहिए। ईंट पग नाच। क्या याद रखोगे? ईंट पग नाच। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। पूछा जा सकता है अपने पेपर में। क्लियर है? लेकिन फिर भी याद रखना है कि चार्ज किसने डिस्कवर करा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करा था। किसके थ्रू करा था? एक्सपेरिमेंट। कैसे करा था तुम 12th क्लास में पढ़ लोगे। ठीक है? पूरे एक, तुमने अगर वीडियोस वगैरह में देखा होगा, अपन उस पर हाथ रखते हैं, स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है, बाल बाल खड़े हो जाते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है? चलो, अब हमें एक चीज अगर पता होना चाहिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, किस पर है, तो वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ रखा है तो हमें पता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। इसका अगला चैप्टर मैग्नेटिक फोर्स होता है, हमने पढ़ रखा है। तो अगर कोई चार्ज मोशन में है, किसमें है, तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स तो करेगा ही करेगा, इसके साथ में क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। और याद रखना, अगर चार्ज मोशन में है यानी कि वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? अगर करंट प्रोड्यूस करेगा तो फॉर श्योर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी 100% होगी। हाँ या ना? ऐसा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है कि उस पर मैग्नेटिक फील्ड ना हो। चार्ज नहीं, सॉरी, करंट। अगर करंट डेवलप हो रहा है तो अपना आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जरूर करता है। यहां से सवाल एक और क्या बनता है कि मान लो चार्ज है जो मोशन में है, किसमें, और समय के साथ उसके पास एक्सेलरेशन भी है। क्या है? अब एक्सेलरेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? स्पीड बढ़ाना। यानी टाइम के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है, टाइम के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है। यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि धीरे धीरे समय के साथ अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। पहले सेकंड में हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड चला, अगले सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड चला, अगले सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड चला, अगले सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड चला। तो हर सेकंड के साथ ही अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, यानी इसके पास एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन है। जब चार्ज के पास मोशन में हो और एक्सेलरेशन भी हो तो उसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। एक और चीज होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बनाएगा वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखना है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या याद रखेंगे हम? अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो बनाएगा ही, साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी बनाएगा और करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट क्या होता है ये हमें भी पढ़ते हैं। अगर चार्ज मोशन में और उसके पास एक्सेलरेशन है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा। क्लियर है मेरी बात? अब हम पढ़ते हैं करंट के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? करंट के बारे में। करंट को हम जनरली किससे डिफाइन करते हैं? आई से। किससे डिफाइन करते हैं? क्या डेफिनेशन होती है करंट की? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां जहां पूरी फिजिक्स में हमें रेट शब्द दिखेगा,
हम उस रेट शब्द से क्या समझते हैं? इस रेट शब्द का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जहां आपने रेट की बात करी फिर हमें टाइम की कोई बात नहीं करना है। तो करंट को मैं आई बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या मैं आई को डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं? आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, या अगर जनरली बात करूं तो आई बराबर क्यू बाई टी। हाँ या ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं आई की यूनिट की बात करूं, अगर मैं आई की यूनिट की बात करूं तो आई की यूनिट क्या हो जाएगी? क्यू की यूनिट क्या होती है? क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। हमें कोई भी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। अपॉन में टाइम आएगा तो यहाँ क्या आ गया? सेकंड। और कूलम अपॉन सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें हमें डायरेक्शन के पता होने की कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने तुमसे बोला कि फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। मान लो कि मुझे बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाना है, मेरे पास बहुत सारे डायरेक्शन में, इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ, इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ और इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ। तीनों डायरेक्शन में लगाने में इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। जब इधर फोर्स लगाओगे उधर चलने लग जाएगा, इसको उधर फोर्स लगाओगे इधर चलने लग जाएगा, ऊपर से फोर्स लगाओगे तो हो सकता है नीचे चलने लग जाए, नीचे से लगाओ तो हो सकता है ऊपर चलने लग जाए। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मैंने बोला बताओ इसको यहां से यहां तक चलाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब आप इसको कैसे भी चलाओ, आप ऐसे चलाओ, उठा के लाओ, मैंने सिर्फ वर्क पूछा है। क्या पूछा है? वर्क। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी चीजें जिसमें हमें डायरेक्शन के बारे में पता नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? करंट स्केलर है या वेक्टर है? करंट स्केलर है या वेक्टर है? क्यों? करंट के पास डायरेक्शन नहीं होती पॉजिटिव से नेगेटिव? करंट के पास एक डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? कितने लोगों का कहना है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है? बताओ, घबराओ मत, गलत ही बोलोगे ना, और क्या बोलोगे? स्केलर है। कितने लोगों का कहना है करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? भाई की क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। फिर जो आप पढ़ा दो सब सही। देखो करंट ना तो पूरी स्केलर क्वांटिटी है ना पूरी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सर आपने बताया वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन क्या है प्रॉपर डेफिनेशन है? नहीं, वो वेक्टर के नियमों को फॉलो करना चाहिए। तुम आगे जाओगे 11 12 में पढ़ोगे, यहां पर इसकी डायरेक्शन फिक्स है। कैसी है? कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, पर ये जुड़ता वेक्टर की तरह नहीं है। जैसे मान लो कि अगर ये एक जंक्शन है और यहां से 2 एम्पियर आया और यहां से 3 एम्पियर आया और यहां ऊपर चले गया, कितना एम्पियर जाएगा ऊपर? 5 एम्पियर चले जाएगा, क्योंकि 2 यहां से आया और 3 यहां से आया, तो ऊपर पूरा 5 चले जाएगा। ये स्केलर की तरह जुड़ रहा है, नॉर्मल की तरह जुड़ रहा है, 2 और 3। ये हमने इसके साथ डायरेक्शन लिखी है, डायरेक्शन नहीं लिखी है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? अब टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन तो होती है लेकिन ये दूसरे वेक्टर के नियम को तोड़ती है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब 10th क्लास में तुमसे नहीं पूछेगा टेंसर क्वांटिटी क्या है। लेकिन अगर मान लो ये सवाल एमसीक्यू में आ जाए और स्केलर, वेक्टर और टेंसर तीनों हो, तब हमें क्या लगाना है? टेंसर। तब हमें क्या लगाना है? टेंसर। अगर टेंसर नहीं हो तो फिर हम किसको लगाएंगे? स्केलर को। किसको लगाएंगे? इसको। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? हाँ या ना? अगर हम करंट की थोड़ी सी और बातें करें तो पहली चीज हमें पता होना चाहिए इसकी डायरेक्शन। क्या पता होना चाहिए? इसकी डायरेक्शन कहां से होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर यहीं पर वो डायरेक्शन तुमसे पूछ ले सेल के अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर वो तुमसे डायरेक्शन पूछ ले तो सेल के अंदर डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है? अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम्हें पॉजिटिव से नेगेटिव लगाना है। क्या लगाना है? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर दे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल,
किसके अंदर, इनसाइड द सेल। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेल है, मान लो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है। यहां से आपने एक सर्किट को जोड़ दिया मान लो, ठीक है। करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से चलेगा, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, बल्ब में जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। लेकिन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसको अंदर भी चलना पड़ेगा। तो यहां से यहां में कैसे चल रहा है, नेगेटिव से कहां चल रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव से कहां चल रहा है, पॉजिटिव। यहीं पर अगर वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दे, किसकी बात कर दे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर दे, क्योंकि करंट कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब चार्ज चलेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज चलेगा तो वो करंट को प्रोड्यूस करेगा, किसको प्रोड्यूस करेगा, करंट को। क्लियर है मेरी बात। तो करंट बनता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो करंट बनेगा। दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। कैसी होती है, अपोजिट। यानी अगर वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। और अगर इनसाइड द सेल बात कर ले तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है। मतलब ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज को पकड़ता है और पीछे धक्का देता है। कहां धक्का देता है, पीछे। ऐसे चार्ज को पकड़ा और इसने पीछे धक्का दिया इलेक्ट्रॉन ने, वाइब्रेशन एनर्जी के कारण। तो हम ये पढ़ लेते कि या तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए या चार्ज उधर चले जाए। क्लियर है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन से पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर्किट में, नेगेटिव से पॉजिटिव, और सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव। जबकि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो सर्किट के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तीनों चीजें क्लियर है, तीनों चीजें क्लियर है करंट के बारे में। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, दोनों चीजें क्लियर है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है। अब एम्पियर के साथ इसकी छोटी यूनिट्स होती है। क्या होती है, छोटी यूनिट्स। एक होती है मिली एम्पियर। क्या होती है, मिली का मतलब ही क्या होता है, छोटा नहीं, 10 की पावर -3 एम्पियर। क्या होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर। तुम्हें मेजर करने को आ जाएगा, वो सवाल अगर दे देगा वो बोल देगा मिली एम्पियर। ठीक है। उसके बाद होता है माइक्रो एम्पियर। क्या आता है, मिली और माइक्रो तक हमारे पेपर में आता है, बड़ी क्लासेस में फिर नैनो वगैरह सब आता है। माइक्रो को हम ऐसे लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर। क्लियर है मेरी बात, म्यू के साथ। और हम इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर -6 एम्पियर। क्लियर है मेरी बात। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, वो क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, और एक और होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है, नहीं 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 नहीं, पैरेलल में वोल्ट मीटर होता है। अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का काम है करंट को मेजर करना। दोनों का काम क्या है, करंट को मेजर करना। ये भी करंट को मेजर करेगा, ये भी करंट को मेजर करेगा। दिक्कत क्या है, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें जिस तरह तो समझते बन कांटा जिसपे वेइंग मशीन, अगर तुम मंडी जाकर बोलो कि मुझे सोना तोल दो तो क्या वो तोलेगा, क्योंकि वो स्टार्ट ही होता है 50 ग्राम से। कहां से स्टार्ट होता है, 50 ग्राम से। वो छोटी चीजों को मेजर नहीं करता। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अमीटर से बोल दूं कि मुझे माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में करंट बता दो, वो नहीं बताएगा। वो चालू करेगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर, मान लो 1.5 एम्पियर है तो नहीं बताएगा, वो एक ही बता देगा, 2 ही बता देगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, छोटे करंट को मेजर करने में। क्या काम में आता है, छोटे। प्लस एक और बेनिफिट क्या है इसका, ये उसकी डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ नीडल। जिस तरफ नीडल फ्लो होगी, ये ऐसे रहता है। अगर नीडल इस तरफ फ्लो रही यानी करंट डायरेक्शन ऐसी है, करंट डायरेक्शन यानी इस तरफ सारा उस तरफ जाए। और अगर ये ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट डायरेक्शन रिवर्स है। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना। तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर क्या, अमीटर हर तरीके, अमीटर बड़े करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर छोटे ही करंट को मेजर करता है। प्लस अमीटर में आप डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते, गैल्वेनोमीटर में आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। क्लियर है। क्या गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ। क्या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ। दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। कैसे किया जाता है वो अपन बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। शंट करके एक रेजिस्टेंस होता है, उसमें लगाया जाता है, लेकिन उससे अभी हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें एक और चीज यहां से याद रखना वो क्या, कि गैल्वेनोमीटर हो चाहे अमीटर हो, दोनों सर्किट के साथ कैसे लगते हैं, सीरीज में लगते हैं। कैसे लगते हैं, सीरीज में लगते हैं। कैसे लगते हैं, सीरीज में लगते हैं। क्लियर है मेरी बात। यानी गैल्वेनोमीटर हो या अमीटर हो, हमेशा सर्किट के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, वो सीरीज में जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, सीरीज में। क्लियर है मेरी बात। इलेक्ट्रिक करंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, यूनिट क्लियर है,
मिली माइक्रो क्लियर है और डिवाइस क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं पोटेंशियल पर। कहाँ चलते हैं? ठीक है, और बहुत पढ़ लिया बस।